हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, ऐतिहासिक घटनाएं और उस दौर में हुई भूलें इतिहास के पन्नों में मात्र अफसोस के लिए दर्ज नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उन भूलों से सबक लेने और उसमें सुधार करने की प्रेरणा भी देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसके फैसले ने जहां एक और नागरिक के तौर पर सबके लिए समान कानून की बुनियाद रखी थी, तो वहीं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णय ने वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी थी। मैं बात कर रहा हूं साबानो केस की। एमपी के इंदौर की रहने वाली साबानो की शादी 1932 में वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। दोनों के कुल 5 बच्चे थे। 1946 में अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही घरेलू झगड़े शुरू हो गए। 1975 में अहमद खान ने साबानो को घर से बच्चों सहित निकाल दिया। तब साबानो की उम्र 62 साल थी। उस वक्त अहमद खान ने साबानो को 200 रुपये महीने देने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद वह वादे से मुकर गया। इसी इनकार ने जन्म दिया ऐतिहासिक साबानो केस को। 1978 में साबानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए इंदौर की स्थानीय अदालत में मामला दायर किया और पति से 500 रुपये महीने गुजारा भत्ता की मांग की। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बेसहारा त्यागी गई या तलाकशुदा महिलाएं अपने पति से सहायता प्राप्त करने की अधिकारी हैं, बशर्ते पति खुद मोहताज न हो। अदालत का फैसला आता उससे पहले ही अहमद खान ने 6 नवंबर 1978 को साबानो को 3 तलाक देकर कोर्ट में 3000 रुपये की रकम अदा कर दी और तर्क दिया कि उसने निकाह के वक्त तय मेहर की रकम अदा कर दी है। ऐसे में अब उस पर कोई देनदारी नहीं बनती। हालांकि 1979 में निचली अदालत ने अपने फैसले में साबानो को 25 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, जबकि उस वक्त अहमद खान की मासिक आय 5000 रुपये थी। यह रकम साबानो और उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए नाकाफी थी। साबानो ने इस फैसले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1980 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 179 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता का आदेश दिया। इस फैसले से नाखुश अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में मामला 2 जजों की बेंच में गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीजेआई वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में भेज दिया गया। अहमद खान ने अपनी दलील में मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ के अनुसार पति को तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि के लिए भरण पोषण प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इद्दत वह प्रतीक्षा अवधि है जो एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद अन्य पुरुष से शादी करने से पहले निभानी होती है। यह आमतौर पर 3 माह होती है। खान के तर्क का समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किया और कहा कि अदालतों को मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप की स्वतंत्रता नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिया था। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरोधाभास था। 4 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में साबानो के पक्ष में अपना निर्णय देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 क्रिमिनल लॉ की धारा है, इसलिए यह पर्सनल लॉ से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को कायम रखा। इस निर्णय के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने व्यापक विरोध करते हुए फतवे जारी किए और फैसले को इस्लाम को ही समाप्त करने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कोई पहला फैसला नहीं था। इससे पहले भी 1979 में ताहिरा बनाम अली हुसैन और 1980 में फुजलुम्बी बनाम खादिर अली मामले में कोर्ट ने इसी प्रकार का फैसला सुनाया था, लेकिन उस वक्त इतना विरोध नहीं हुआ। साबानो केस के निर्णय के बाद हुए हो हल्ला का प्रमुख कारण सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी थी। कोर्ट ने संप्रदाय के नाम पर औरतों के साथ किए जाने वाले अत्याचारों पर कठोर टिप्पणी करते हुए सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने का सुझाव दे डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है। देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के किसी भी तरह की कोई आधिकारिक गतिविधि नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अनुच्छेद 44 देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए सरकार को निर्देशित करता है। चूंकि अभी तक मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के विषय में टिप्पणी करने का साहस किसी ने नहीं किया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उलेमाओं को व्यक्तिगत हमले के समान लगी।
राजनीतिक तौर पर यह मामला इतना बड़ा हो चुका था कि मुस्लिम कट्टरपंथियों की नाराजगी से बचने और वोट बैंक खिसकने के डर से राजीव सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक 1986 लेकर आई, जो सीधे सीधे मुस्लिम विवाह संबंधी मामलों में फिर से शरीयत कानून लागू करने का प्रयास था। राजीव सरकार में उस समय गृह राज्य मंत्री रहे और वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने राजीव सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट में विजयी हुई शाहबानो तुष्टीकरण से ओतप्रोत निर्णय के सामने पराजित हुई। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।